सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो कल का क्लास कैसा रहा? ठीक था? चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आई? पूरा समझा? आपको समझ में आए कुछ कुछ चीज़ें? तो अ, अगर कल के टॉपिक में कोई बात ऐसी रह गई जो हमें नहीं समझ में आई या लगा कि उसे और बेहतर तरीके से हम समझ सकते या समझना चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसको पहले कवर करूँगा, फिर हम लोग थोड़ा आगे की और फिनोमेना देखेंगे जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट है, हमें रिक्वायर्ड है कि हम फिर उसको अप्लाई कर लें। कोई भी पार्ट हो सकता है। मैम, मैम अब भी आगे आ जाइए। So what we will do here, that when we will be quite close, so I have certain 3D models in my tab, so we can, if we don't understand something in a simple format, so we can understand it in a 3D form. So I use this for the optional classes which I am taking, but it can be used here also for our understanding. So for that purpose I am asking to come forward, कि मैं भी बैठ जाऊँगा आपके बीच में और आपको आराम से बता सकता। तो कल के क्लास में कहीं कुछ लगा कि किसी चीज़, किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को, फिनोमेना को और थोड़ा बेहतर तरीके से समझना आप चाहते हैं? चीज़ें याद आ रही है? कल हमने क्या क्या देखा था? एक चीज़ हमने देखी थी कि हाई प्रेशर सिस्टम एंड लो प्रेशर सिस्टम क्या है, ओके। फिर मोमेंट ऑफ विंड कैसी होती है। अब एक चीज़ मुझे बताइए कि जो ईस्टर्लीज है एंड वेस्टर्लीज है, इन्हें हम ईस्टर्ली क्यों कहते हैं और वेस्टर्ली क्यों कहते हैं? जैसे कि इफ आई हैव दिस अर्थ वाला पार्ट, एक विंड मेरे पास ऐसे मूव कर रही है और दूसरी विंड मेरे पास ऐसे मूव कर रही है, तो मुझे इसमें बताइए कि दिस इज वन, दिस इज टू, कौन से विंड ईस्टर्ली होगी और कौन सी वेस्टर्ली होगी? ट्रेड विंड, ओके। आप आइडिया नहीं है? आपको आइडिया नहीं है इसके बारे में? आपको आइडिया नहीं है इसके बारे में? जैसा आपका नाम निका, ओके। निका ने जैसा अभी हमें बताया कि एक क्या होता है कि जैसे मैं अभी यहाँ हूँ, तो मैं अभी मान लो ज़ीरो पे खड़ा हूँ। अब मैंने यहाँ से एक कदम और एक कदम आगे बढ़ा के मैं इस साइड गया, तो मेरी एक पोजीशन थी। तो ये मान लो कि एक पोल है या एक पॉइंट है, तो ये मेरा सोर्स रीजन हो गया और मैं सोर्स रीजन से मैं लेफ्ट आया। तो मैं क्या किया, मैं देखूंगा कि ये वाला मेरा राइट साइड है, बट यहाँ से अगर मैं सोर्स से देखूंगा तो ये मेरा लेफ्ट साइड है। तो विंड के टाइम पे हम जब भी विंड को बता रहे हैं कि विंड कहाँ से फ्लो कर रही है, तो मैं उसके सोर्स रीजन को देखूंगा और मैं देखूंगा कि मैं किस साइड में मूव किया। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट चला गया, ओके। अब मैं यहीं पर ही खड़ा हूँ और मैंने यहाँ से राइट मूव किया, तो मैं बताऊंगा कि मैं राइट साइड चला गया, ओके। अब इसी चीज़ को अगर मुझे बताना है डायरेक्शन वाइज में कि दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। अब एक विंड यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, तो ये विंड कौन से टाइप की होगी? दिस इज अ, ये मेरा सोर्स पॉइंट है, ये मेरा सोर्स पॉइंट है यहाँ पे, और ये विंड ऐसे मूव की, तो सोर्स क्या हुआ, यहाँ पे ईस्ट मेरा सोर्स हो गया और वो वेस्ट की तरफ जा रही है। तो मैं इस टाइप के विंड को क्या बोलूंगा, क्योंकि उसका सोर्स ईस्ट से आ रहा है एंड ये वेस्ट की तरफ जा रही है ओवरऑल, ओके। तो मैं इस विंड को बोलूंगा ईस्टर्ली, okay. I'll call this wind as easterly. Then ulta, I have another wind which is moving in this direction, okay. अब ये क्या हुआ, इसका मैं अगर एक पर्टिकुलर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाऊं, तो ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ओके। मैं इसको मिटा दूंगा, तो मैं देखूंगा कि विंड इस डायरेक्शन में जा रही है
तो विंड कहाँ से मूव कर रही है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ. ओके, तो आई विल कॉल दिस विंड एज वेस्टर्ली. आई विल कॉल दिस विंड एज वेस्टर्ली विंड. ओके, ये हमें समझ में आया. सिंपल कंसेप्ट है. okay? अब यहाँ पे मैं इसी चीज को अप्लाई करता हूँ इस हमारा जो एक पर्टिकुलर सर्कुलेशन मॉडल है अर्थ का. तो अर्थ में जो विंड्स है ना वो सीधी सीधी कम मूव करती है. एंड जो हम कल देख रहे थे कि कोरियोलिस फोर्स है, यहाँ पे अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है. ओके, वेस्ट टू ईस्ट चल रहा है. तो यहाँ मैं देखूंगा कि मेरे पास में कुछ सेल्स हैं जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे. ट्राइमेरिडियनल सर्कुलेशन कहते हैं उसे, जहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में ईस्टर्ली विंड्स चलेगी जो कि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा हूँ. तो ये ईस्ट टू वेस्ट जा रही है. ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री, एंड दिस इज 90 डिग्री. ओके, तो यहाँ मैं देखूंगा कि जो ईस्ट से वेस्ट जा रही है मैं उन्हें कहूंगा ईस्टर्ली, एंड जो वेस्ट से ईस्ट जा रही है इस पार्ट में आई विल कॉल देम एज वेस्टर्न. ओके. ओके, तो ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज का विंड डेफिनेशन ऐसा होता है. अब एक चीज इसमें और समझते हैं कि जैसे हमने फर्स्ट क्लास में बात की थी कि एक जोन है, जैसे कि ग्रेडियंट बन रहा है. ग्रेडियंट मतलब कि स्लोप जैसा. उसमें मान लो किसी बच्चे को या हम ही अगर उस स्लोप में बैठ गए तो हम सीधा सीधा नीचे उतरते जाएंगे. हमें किसी को धक्का मारने की ज़रूरत नहीं है और हमें किसी को मतलब एनर्जी नहीं लगती है हमें उस केस में. बट वही अगर हमें इस स्लोप को चढ़ना है तो हमें बहुत मेहनत लगती है. ओके, वी रिक्वायर लॉट ऑफ फोर्स एंड एनर्जी टू कवर दिस फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन. तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास एक जोन है या दो पॉइंट है. तो जो ऊपर वाला जोन रहेगा उसे मैं कहूँगा हाई प्रेशर जोन, और जो नीचे वाला जोन रहेगा उसे मैं कहूँगा लो प्रेशर जोन. ओके, लाइट्स ऑन कर लेंगे थोड़ी सी ये वाली. ये ठीक है? आपको इतना ठीक लग रहा है? वेरी गुड. कम करना है लाइट? ऐसा ठीक है कि कम कर दूं? ठीक है, आप भी आगे आ जाइए. आप मैम आप यहाँ बैठ जाइए इनके साथ में, आप इनके लाइन में बैठ जाइए. ये होगा कि जैसे हमें मैप्स के बारे में बात करनी है और मुझे कुछ 3D मॉडल्स बताने हैं आपको, तो इट विल बी बेटर कि आप थोड़ा आगे आगे रहेंगे तो मैं इजीली आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ. हाँ, नहीं नहीं, मेरे को टैब में दिखाना है 3D. इट इज़ इन माई टैब. एक्चुअली यहाँ नहीं चलता है, दिस बोर्ड डजंट सपोर्ट 3D मॉडल. तो दिस इज अवर सिस्टम ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर सिस्टम. अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि विंड का हमेशा एक मूवमेंट रहेगा विच विल बी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सिस्टम. ये एक बेसिक चीज हम लोग समझ सकते हैं. अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ग्रेडियंट बना है. ओके, एंड मेरे पास क्या है यहाँ पे? दो प्रेशर पोल्स है. तो दिस इज प्रेशर. ओके, तो जो भी टाइप के विंड इस तरीके के प्रेशर और ग्रेडियंट से बनती है, जो भी टाइप की विंड इस तरीके के प्रेशर और ग्रेडियंट से डेवलप होती है, वी कॉल दोज टाइप ऑफ विंड एज प्रेशर ग्रेडियंट. ओके, प्रेशर ग्रेडियंट विंड्स. तो एक नॉर्मल फ्लो अगर हम देखेंगे कि दो टाइप के विंड मूवमेंट होते हैं कहीं पे भी. एक टाइप की विंड होगी जो हॉरिजॉन्टल मूव करेगी और एक टाइप की विंड होगी जो वर्टिकल मूव करेगी. ठीक, जो हॉरिजॉन्टल विंड मूव करती है उन्हें हम एडवेक्शन विंड्स भी कहते हैं. वी कॉल देम एज एडवेक्शन विंड्स हियर, जो हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है. जैसे कि आपको हवा लग रही है, आप कहीं पे खड़े हो
तो आपको हवा फील हो रही कि आपको कुछ लग रहा है, तो दैट इज द एडवेक्शन काइंड ऑफ विंड। और ये जो वर्टिकल विंड्स है ये सीधा ऊपर चलती है, ओके, इट विल जस्ट गो स्ट्रेट टू टुवर्ड्स द ट्रोपोस्फियर पार्ट, तो ट्रोपोस्फियर एंड ट्रोपोपॉज पार्ट, तो दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द विंड। अब मुझे एक और क्वेश्चन है कि ये एक बेसिक पार्ट है, कल वाले टॉपिक जो हमने पढ़े बेसिक बेसिक, आपका ये शायद कल नहीं आए थे, तो कल हमने जो जो चीज़ें देखा बेसिक, तो कोई पार्ट या कोई कंसेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं उसको एक बार और रिपीट कर लूँ, आप बता सकते हैं। कोई भी पॉइंट, कोई भी पार्ट आपको जहाँ पे लगा कि कुछ नहीं समझ में आया हो या किसी चीज़ को मैं बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको कवर कर लेता हूँ। कोई भी चीज़, मैं ये अज्यूम नहीं करूँगा कि आपको सब कुछ समझ में आए, मैं अज्यूम ये करूँगा कि कुछ चीज़ें नहीं समझ में भी आई होगी, तो ये मेरा अजम्पशन हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ऐसा पढ़ रहे हो जो आपके लिए एकदम नया है, और यहाँ पे है कि कुछ बेसिक जोग्राफिकल पार्ट भी है और ये साइंस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो साइंस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो इन चीज़ों को अप्लाई करना पड़ता है, तो उनके एप्लीकेशन में भी कभी कभी कुछ हम नहीं पढ़ते, हमें याद नहीं होता, तो उस चीज़ को हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैं साइंस एंड टेक भी पढ़ाता हूँ और मैं जोग्राफी भी पढ़ाता हूँ, एनवायरनमेंट भी पढ़ाता हूँ, मुझे किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बहुत बेसिक से बेसिक फिनोमेनास में। कल का समझ में आ गया? ओवरऑल आपको सब समझ में आ गया कल का? तो हम क्या करेंगे, हम फिर मेन टॉपिक्स पे आ जाते हैं, मेन टॉपिक्स में आ जाते हैं। अब पहला टॉपिक है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बाद में लिखाऊंगा जब आप थोड़ा बेसिक फिनोमेना समझ जाए, ठीक? पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो अभी का जो टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज क्लाइमेटोलॉजी, ओके। क्लाइमेटोलॉजी वर्ड कैसे बना, क्लाइमेट है, लॉजी मतलब साइंस है, okay? तो फ्रॉम दिस देर इज अ डेरिवेशन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट एक जोग्राफिकल टर्म है, अगर इसका साइंटिफिक टर्म देखें तो इट इज मेट्रो, मेट्रोलॉजी। तो मेट्रो में क्या होता है कि हम उन फिनोमेनास को देखते हैं जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होता है, ओके। सो एटमॉस्फेयर का जो ग्रीक वाला वर्ड है दैट इज द मेटेरो, METERO, ओके। इसका फिर जब हम साइंटिफिक देखेंगे लॉजी, तो ये उसका साइंस होगा, ये होता है एटमॉस्फेयर, ओके। पुराने ज़माने में क्या होता था कि टूटते तारे ज़्यादा दिखते थे, अब यह है कि पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है, रात में लाइट्स बहुत जगह जलती रहती है, तो हमें रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन के कारण हमें तारे नहीं दिखते। आप अगर यहाँ से 10-20 किलोमीटर दूर चले जाओ जहाँ पे लाइट्स का इंटरफेरेंस कम है और पोल्यूशन भी कम है, तो आप देखोगे कि एकदम प्लेन आपको पूरे स्टार्स नज़र आएंगे उसके, तो वहाँ पे आप बैठ के अगर देखते हो तो आपको लगेगा कि बहुत सारे टूटते तारे होते हैं, तो टूटते तारे नहीं होते, वो बेसिकली होता है मेटेओर्स। तो मेटेओर से ही ये वर्ड आया कि मेटेओर, अब वो आसमान में दिखता था तो उसको स्टडी करते थे, तो उसका जो स्टडी का साइंस बना तो वो बना लॉजी, तो देयरफॉर मेट्रोलॉजी। अब इसी को फिर जैसे अब ये ग्रीक और लैटिन टर्म में से आया, फिर ग्रीक और लैटिन से फिर वो इंग्लिश टर्म में कन्वर्ट हुआ, पहले पर्शियन में हुआ, फिर पर्शियन से फिर इंग्लिश पार्ट में आया, तब वहाँ पे फिर एटमॉस्फेयर वर्ड आ गया। सो एटमॉस्फेयर जब ज्योग्राफी में एंटर किया तो हमारे पास आया क्लाइमेट, फिर क्लाइमेट को हमने देखा, इसका फिर स्टडी इन द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी एज अ क्लाइमेटोलॉजी। अब हमारे पास एक पर्टिकुलर अर्थ है, एंड अर्थ के आजू बाजू में हम देखेंगे
कि एक एनवलप है जिसमें गैसेस है बहुत सारे, ओके, और अर्थ हमारा कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, अर्थ हमारा कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, एंड इसी के साथ में देयर इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है। कितना है ग्रेविटी अर्थ का? इट इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड, ओके, मीटर्स पर सेकेंड है। तो दिस इज अवर ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी का जो पुल है ये हमारे एटमॉस्फेयर को भी पुल करता है टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस ग्रेविटेशनल पुल के कारण हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी साथ में रोटेट कर रहा है। बट कल हमने देखा कि जो रोटेशन पॉइंट है तो वो भी डिफरेंट होता है, जो एक फोर्स जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ, दैट इज द कॉरियोलिस फोर्स हमने देखा था। अब यहाँ हमने देखा कि इस कॉलम का जो रोटेशन है वो ऑलमोस्ट एक साथ हो रहा है, तो वहाँ पे मुझे कोई फोर्स ऐसा फील नहीं होगा। बट जैसे जैसे मैं पोल्स की तरफ जाते जाऊँगा तो पोल में एक शक्तिमान खड़ा है जो ऐसा रोटेट कर रहा है। ये शक्तिमान सबको पता है, शक्तिमान देखा होगा आपने, वो शक्तिमान ऐसा जो रोटेट करता है, सो दैट इज यहाँ वैसा रोटेशन हो रहा है, एंड यहाँ पे कंप्लीट जो एयर कॉलम है वो एक साथ रोटेट हो रहा है, ओके। तो दिस इज वन थिंग विच इज पार्ट ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। अब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है ये कि एक गैस है, ये कितना है 78% अप्रोक्सीमेटली मैं ले रहा हूँ, ओके। देन वी हैव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, इट इज 21 पॉइंट समथिंग परसेंट, तो 22 के लगभग पास में। फिर रेस्ट ऑफ द जो 1% हो जाता है उसमें हमारे पास बहुत सारी गैसेस है। फॉर एग्जाम्पल एर्गॉन है, तो एर्गॉन इज अराउंड 0.9% के आसपास, okay? Then we have carbon dioxide, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट 0.005% के आसपास है। देन वी हैव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर वेपर। तो ये सब कुछ 0.001, 0.00005, 0.0003, तो इनका अलग अलग कॉम्पोजिशन है, okay? तो वो एक पॉइंट है, बट ये काफी कम है। मेजर गैसेस देखेंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है हमारे पास। अब अर्थ के साथ में एक फिनोमेना है कि हम क्या देखते हैं कि ओवरऑल जो 95% ऑफ जो गैसेस है, ओके, जो 95% ऑफ गैसेस है जो हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, इट इज जस्ट प्रेजेंट अप टू ऑलमोस्ट 34 to 35 किलोमीटर्स में ही प्रेजेंट, और बाकी का जो, सॉरी इट इज 99%, okay? और बाकी का जो 1% है, 1% है वो 35 से लेके 10,000 किलोमीटर्स तक के प्रेजेंट, ओके, 10,000 किलोमीटर्स तक के प्रेजेंट। तो दिस इज अवर एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन। जो मेजर गैसेस है इट इज रिमेनिंग अप टू द 34 to 35 किलोमीटर्स ओनली, 99% ऑफ सारी गैसेस। बाकी का जो 1% है वो बाहर के एटमॉस्फेयर में घूम रहा है, ओके। सो दिस इज वन थिंग। अब इसमें एक और चीज़ देखना है कि कुछ गैसेस, फॉर एग्जांपल जो वाटर वेपर जैसी गैसेस है, तो वाटर वेपर जैसे गैसेस का जो मैक्सिमम कॉम्पोजिशन है, ओके, दैट इज 95% ऑफ वाटर वेपर, इट इज प्रेजेंट अप टू 5 किलोमीटर्स ओनली। वो 5 किलोमीटर्स तक के ही है, उसके बाद जो एयर रहेगी वो मेजरली ड्राई रहेगी, ओके। जो मॉइस्ट एयर है वो 5 किलोमीटर्स और उसके अंदर ही रहेगा। और उसमें भी जो हम कल एयर पार्सल्स की बात कर रहे थे कि वो कैसे राइज कर रहा है, ओके, तो वो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे एयर राइज कर रही है एल्टीट्यूड लैटिट्यूडनल वाइज, तो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट डिक्लाइन करता जा रहा है, ओके।
तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर व्हाई इट इज लाइक दिस, क्या ये हमेशा से ऐसा ही था, क्या ये चेंज हुआ विद टाइम? अगर चेंज हुआ तो कैसे चेंज हुआ, अगर चेंज हुआ तो पहले क्या था? तो ये मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना है आपके साथ। इसके बारे में आपको कोई आइडिया? एटमॉस्फेरिक डेवलपमेंट ऑफ अर्थ। आप जब जियोमॉर्फोलॉजी का एक पार्ट पढ़ रहे होगे, एक्चुअली ये थोड़ा सा ये अलग अलग हो गया क्योंकि मैं इस चीज़ को वहीं पढ़ा देता हूँ कि ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ जब हुआ तो ये उस पीरियड की बात है। तो आप में से किसी को आइडिया है कि अर्थ का पहले कॉम्पोजिशन क्या था, अभी जो कॉम्पोजिशन हम देख रहे हैं इसके कंपैरेटिवली? रॉक्स था, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या था? क्वेश्चन आया। क्या होना शुरू हुआ? नहीं, कौन सा प्रोसेस आपने बोला? इवेपोरेशन, ठीक है। हम थोड़ा टाइमलाइन में पीछे जाते हैं, टाइमलाइन में पीछे जाते हैं। दिस इज अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, ओके। ये समय था जब अर्थ फॉर्म। आपने सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी पढ़ा होगा। बिग बैंग थ्योरी कब हुआ? ऑलमोस्ट 13.7 बिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी टाइम। और इसके बाद आपने देखा होगा कि सन का फॉर्मेशन हुआ, ओके। एक नेबुला था, नेबुला का जो कोर था उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटी बढ़ रही थी और डेंसिटी उसके एक्सपैंड कर रही थी। तो एक पॉइंट आया कि जो मॉलिक्यूल्स थे उसमें ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो गई कि वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में फ्यूज़ करने लग गए। तो वहाँ से एक फ्यूजन फ्यूजन रिएक्शन हुआ और फ्यूजन रिएक्शन चेन रिएक्शन बना जिससे कि एक ब्लास्ट हुआ। एंड इस ब्लास्ट से देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ अवर सन। तो सन फॉर्मेशन हुआ ऑलमोस्ट अराउंड 7.8 बिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी टाइम। उसके बाद वी विल सी दैट कि ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो के टाइम पे एक बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स थे एंड ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे में फ्यूज होने लगे। उस प्रोसेस को कहते हैं कोहेशन, ओके। कोहेशन एंड एक्रीशन। सो इस प्रोसेस से कुछ बड़े पार्टिकल्स बने, वो भी एक दूसरे के साथ में कोहेज हुए। फिर ये बड़े पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में कोहेज हुए, ये और बड़े पार्टिकल्स बने। ऐसे पार्टिकल्स बनते बनते देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ अ प्लैनेट। अब ये जो पार्टिकल्स है दे आर वेरी हॉट एंड दे आर इन मोल्टन स्टेट, ओके। कैसे हैं? दे आर हॉट प्लस दे आर प्रेजेंट इन अ मोल्टन स्टेट। अब जब इस स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में है और हॉट है, और हमारा जो फिजिक्स का लॉ कहता है कि कोई भी पार्टिकल है अगर उसका सबसे स्टेबल स्टेट कोई हो सकता है तो दैट इज द स्फेरिकल स्टेट। स्फेयर हो सकता है, जैसे कि एक रेन ड्रॉप भी अगर उसे हम छोड़ते हैं तो वो एक स्फेरिकल शेप में फिर नीचे आती है और फिर जो लिक्विड फॉर्म में है तो वो लिक्विड फॉर्म में फिर नीचे जो भी शेप रहेगा उस शेप में फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा, एक फ्लैट बेसिकली रहता है। तो यहाँ पे 4.6 बिलियन ईयर्स अगो के टाइम पे हमारा जो अर्थ था दिस वाज आल्सो कंप्लीटली मोल्टन और उसके साथ में हॉट था। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, आपने पढ़ा होगा डेंसिटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस, ओके। डेंसिटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस में क्या हुआ कि जो भी पार्टिकल्स डेंस है वो कोर के तरफ जाने लगे एंड जो भी पार्टिकल्स थोड़े से लाइटर है तो वो क्रस्ट के तरफ जाने लगे। तो ये हमने एक देखा था। अब इस प्रोसेस के बीच में ही क्या हो रहा था, अब जैसे अर्थ नया नया फॉर्म हुआ है तो उसमें कुछ गैसेस थे जो सन के मॉलिक्यूल्स के पार्ट के भी थे, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, ओके। तो अर्थ की अराउंड में एक बहुत ही थिन
बहुत छोटी सी एक लेयर थी, बहुत ही पतली, 5, 10, 15 किलोमीटर के आसपास के उसका रेंज होगा। तो दिस वाज कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम था इसमें। ओके, अब इस पॉइंट पे क्या था, ये स्टार्टिंग पॉइंट है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो का। यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस चल रहा है। ओके, और पार्टिकल्स अपने डेंसिटी के हिसाब से या तो अंदर मूव हो रहे हैं या तो बाहर मूव हो रहे हैं। एंड उसी टाइम पे जो अर्थ का सरफेस है, ओके, अर्थ का सरफेस है, तो ये धीरे धीरे कूल हो रहा है। ओके, ये धीरे धीरे यहाँ पे कूल हो रहा है। तो कूल होने के कारण हम क्या देखते हैं कि देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी थिन क्रस्ट। ओके, मान लो कि मैंने कुछ दूध उबाला, तो दूध के ऊपर में एक मलाई जम जाती है क्योंकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। अगर मैं आयरन को अगर उबाल दिया और मैं उसको धीरे से ठंडा करूंगा तो उसके सबसे जो आउटर लेयर होगा उसमें एक पपड़ी से जम जाती है, एक क्रस्ट जैसा डेवलप होता है। फिर मैं वो क्रस्ट के लेयर्स निकाल सकता हूँ अलग अलग। तो ये क्रस्ट ऐसे ही हमारे अर्थ का भी फॉर्म हुआ। तो ये हमारा जो इनिशियल क्रस्ट था जो फॉर्म हुआ था, डेट वाज द ओशियनिक क्रस्ट। ओके, ओशियनिक क्रस्ट है। अब मान लो कि मैंने एक गर्म ग्लास दूध मैंने लिया, ओके, उसको मैंने एक पॉइंट पे रखा, तो उससे क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होते जाएगी। ओके, इसको मैं और कैसे अच्छे से समझ सकता हूँ, मान लो कि एक चाय हमने बनाया, ये चाय रखा है, तो उसमें एक ऊपर में एक लेयर जम जाती है चाय में, मैं उसको रिमूव कर दूंगा तुरंत, तो दूसरी लेयर भी बन जाएगी। अगर वो चाय गर्म ही है तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा तो तीसरी लेयर भी चाय बन जाएगी। ओके, ये फिनोमेना आपने देखा है, फील किया होगा इस चीज को। तो यहाँ पे भी सेम चीज हो रही थी कि क्या हो रहा है कि अर्थ के अंदर से देर इज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब हीट क्या करेगा, हीट को अब बाहर निकलना है। ओके, उसे एक ऑलमोस्ट स्टेबल कंडीशन में लाना है ताकि वो धीरे धीरे कूल होता जाए और धीरे धीरे वो मतलब स्टेबल होता जाए। तो यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंशिएशन के साथ में जो यहाँ पे क्रस्ट बना पहला वाला, तो उस क्रस्ट के बीच में कुछ दरारें आने लग गई। ओके, दरारें आने लग गई और बेसिकली वी कॉल इट एज रिफ्टिंग, रिफ्टिंग यानी दरार। अब यहाँ क्या हुआ कि ये जो दरारें बनी, इसके अंदर से कुछ गैसेस बाहर निकलने लगे। जैसे वॉल्केनो कैसा फटता है, एकदम से हीट जमा है अंदर में, और हीट जमा 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 एकदम से एक पॉइंट वो क्रॉस करेगा, टिपिंग पॉइंट, तो वहाँ पे एक जैसा कुछ फटने का आवाज़ आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने पानी को बहुत उबाल लिया ज़्यादा, अब वो बॉईल हो रहा है, तो मैंने उसके ऊपर में एक वो रख दिया, लीड रख दिया, एक प्लेट रख दिया, तो प्लेट ऐसा ऐसा करने लगता है। ओके, फिर जैसे वो इधर करेगा तो यहाँ से गैस निकलेगी, इधर होगा तो यहाँ से गैस निकलेगी। ओके, ये भी हमने देखा है फिनोमेना कि उबलते हुए पानी में वो जो प्लेट है वो ऐसा फ्लिकर करता है। ओके, और उसमें से गैसेस बाहर निकलती है। तो सेम इसी पॉइंट में भी कुछ गैसेस यहाँ पे बाहर निकल रही थी कंटिन्यूसली। अब इन गैसेस में क्या था ये हमें थोड़ा सा जानना है। इसमें था नाइट्रोजन, ओके, इसमें ऑक्सीजन नहीं था, इसमें थोड़ा सा भी ऑक्सीजन नहीं था। ओके, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ये ठीक ठाक था, देन सल्फ्यूरस ऑक्साइड ये भी था, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी था, हाइड्रोजन ये भी है, हीलियम ये भी है, एर्गॉन ये भी है, और छोटे छोटे पॉइंट में ये सब चीज़ें थी। अब एक और फिनोमेना मुझे आपको बताना है कि यहाँ पे और एक क्या चीज़ थी। जब ये डेंसिटी डिफरेंशिएशन हो रहा था, ओके, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हमारा जो आउटर कोर है, okay, हमारा जो आज का आउटर कोर है जो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है, ये डेवलप नहीं था। ये कंप्लीटली डेवलप नहीं था। ओके, अब मेरे पास में सन है,
सन में से व्हाट वी वर सीइंग कि सन भी नया नया था, इट वाज वेरी मच पावरफुल, आज भी है लेकिन उस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा था। तो इसमें कॉन्स्टेंटली देयर वाज सोलर फ्लेयर्स एंड सोलर विंड्स यहाँ पे निकल रही थी। तो सोलर फ्लेयर्स और सोलर विंड्स क्या करती थी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर यहाँ पे फॉर्म हुआ था, which was first consisting of hydrogen and helium. Okay, this is called as primordial atmosphere. Okay, क्या कहते हैं इसे? Primordial एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो कि अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम में बना था। बट जैसे ये सोलर फ्लेयर्स है, वो सोलर फ्लेयर्स बहुत स्ट्रांग होती है, दे आर वेरी स्ट्रांग। ये क्या करती थी कि ये अर्थ के इन एटमॉस्फेयर में एंटर करती थी, एंड जो भी हमारा एटमॉस्फेयर था उसे वो बाहर अपने साथ में लेके चले जाते थे। तो ये जितना भी हमारा चीज़ें फॉर्म हुआ था, तो यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो रहा था, बार बार खत्म हो जा रहा था। कंप्लीट एटमॉस्फेयर वाज गेटिंग डिसरप्टेड। तो ये प्रोसेस कब तक चला? ओके, ये प्रोसेस कब तक चला? जब हमारे डेंसिटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। डेंसिटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ ऑलमोस्ट 4.2 बिलियन ईयर्स अगो के आसपास। 4.2 बिलियन ईयर्स अगो के पास में क्या हुआ कि हमारे पास में एक इनर कोर बना, हमारे पास में एक आउटर कोर बना। ये इनर कोर सॉलिड है, ओके, दिस बिकेम ऑलमोस्ट सॉलिड इन नेचर। ओके, ये आयरन निकल इसका फॉर्म हुआ है। ओके, देन इसके बाद में सेकंड कोर है, दैट इज द आउटर कोर। ओके, आउटर कोर में हम देखेंगे इसमें भी आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ओके, और कुछ और भी मटेरियल्स है इसमें छोटे मोटे क्वांटिटी में, जैसे कि सिलिका है, मैग्नीशियम है, ओके, एर्गॉन है, हाइड्रोजन, हीलियम है, कुछ कुछ गैसेस इसमें प्रेजेंट है। फिर इसके बाद में वी हैड मैग्मा और द मिडल लेयर। ओके, इसमें बहुत सारी गैसेस इंटरमिक्स्ड है। ओके, बहुत सारी गैसेस अभी भी इंटरमिक्स्ड। और हमारा क्रस्ट। ओके, अब ये फॉर्म हो गया कंप्लीटली इंटैक्ट। अब यहाँ पे हमारा जो आउटर कोर है, तो आउटर कोर में एक फिनोमेना हुआ कि जो भी आयरन, निकल, कोबाल्ट है, तो ये सब लिक्विड फॉर्म में चले गए। लिक्विड फॉर्म में होने के बाद में इनके जो एक एक इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ये रिलीज करने लगे। तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने से क्या हो रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस आउटर कोर में ऐसा गोल घूमने लगे। प्लस हमारा कोरियोलिस फोर्स भी चल रहा है। ओके, तो कोरियोलिस फोर्स हम देख रहे हैं कि कोरियोलिस फोर्स भी इस पे एक्ट कर रहा है, मतलब हमारे मेंटल लेयर पे भी एक्ट करता है, हमारा आउटर कोर पे भी एक्ट करता है, हमारे इनर कोर पे भी एक्ट करता है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो आउटर कोर है वो मूव कर रहा है। ओके, बाकी सारे कोर्स भी मूव कर रहे हैं, ओके, बाकी लेयर्स भी मूव कर रहे हैं, बट इसके मूव होने से ये इलेक्ट्रॉन आयंस भी मूव हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव होते हैं तो वहां पे क्या फॉर्म होता है? इफ इलेक्ट्रॉन्स मूव्स, what it results in the formation of, थोड़ा जोर से, हाँ, इलेक्ट्रो करंट फोर्सेस। ओके, सो करंट फोर्सेस को मैं पहले नाम दूंगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स घूम रहा है पूरा। आपने एक सेल बनाया होगा बचपन में, एक आयन लिया होगा और उसको दो साइड से ऐसा बैटरी को चिपकाया होगा, जैसे चिपकाया तो वहां पे आसपास में खिला है तो उसमें आके चिपक जाता था। ये अपना एक्सपेरिमेंट है, किसने नहीं किया है? ओके, आपने नहीं किया, कोई नहीं, आप क्लास के बाद हम लोग ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि एक आर्टिफिशियल मैग्नेट क्रिएट होता था। एक मैग्नेट जैसा क्रिएट होता था, क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे कॉइल में।
इलेक्ट्रॉन मूव करने से क्या हुआ कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। ओके, यहाँ पे विल सी दैट देयर वाज अ जनरेशन ऑफ अ मैग्नेटिक, और ये कि मैग्नेटिक फील्ड क्या की, ये अर्थ का जो कंप्लीट एटमॉस्फेयर है, मतलब सिर्फ 10,000 किलोमीटर नहीं, 10,000 से भी कई गुना ज्यादा किलोमीटर्स तक के उसने अपना पूरा एक फील्ड क्रिएट कर दिया। इस फील्ड ने क्या किया कि जो भी सोलर विंड्स आती थी, अब सोलर विंड्स में क्या क्या प्रेजेंट है, उसमें एक्सरे है, गामा रेज है, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, प्लाज्मा रेडिएशन है। तो इसमें से जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशंस है वो उनको डिफ्लेक्ट करने लगा ऊपर साइड में और नीचे साइड में। तो जो सोलर विंड्स थी वो कैसे जाने लगी, इट स्टार्टेड टू मूव बियॉन्ड दिस जियो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। इस जियोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ से हमारा जो एटमॉस्फेयर फिर धीरे धीरे बनने लगा, ओके, नया एटमॉस्फेयर, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर। ओके, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर मतलब कि यहाँ पे अब मेरे पास कुछ गैसेस बाहर निकल रही है। ओके, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, एर्गॉन है। तो ये गैसेस यहाँ पे धीरे धीरे क्रिएट होने लगी और इनका जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। कौन बचा रहा है इन्हें, कौन बचा रहा है इन्हें, अर्थ का जियोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, अर्थ का जियोमैग्नेटिक फील्ड इन एटमॉस्फेयर को उड़ जाने से, सोलर विंड के उड़ जाने से, डिसरप्ट हो जाने से उन्हें बचाने लगा। तब हमारा एक सेकंड एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। ठीक? ये हम देख रहे हैं कि प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर है। प्रीमॉर्डियल के बाद में हमारा नेक्स्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, दैट वाज द मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर। ओके, ये मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर जो है ये करीब बन गया था ऑलमोस्ट अराउंड 4.2 बिलियन ईयर्स अगो के आसपास से। 4.2 बिलियन ईयर्स अगो के आसपास में हमारा ये मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर भी क्रिएट हो गया। ओके, अब इसके बीच में प्रोसेस क्या हुई, ओके, हम देख रहे हैं कि अर्थ का जो इंटीरियर है ये अभी भी काफी हॉट है। ओके, हॉट है और वो चाह रहा है कि मेरी एनर्जी धीरे धीरे करके बाहर डिसिपेट हो जाए। वो कैसे हो रही है, डेंसिटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस हो रहा है। तो उस डेंसिटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा एक मूवमेंट ऑफ करंट हो रहा है। एक टाइप का करंट है जो कि लाइट वेट है, वो जा रहा है क्रस्ट के तरफ। दूसरे टाइप का करंट कैसा है, वो डेंस है, तो वो जा रहा है कोर के तरफ। ओके, एक करंट जा रहा है कोर के तरफ, दूसरा करंट जा रहा है टुवर्ड्स द क्रस्ट, ओके, आउटर लेयर के तरफ जा रहा है। तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो करंट हमारा इस क्रस्ट के तरफ आ रहा है, तो उस पॉइंट पे वी विल सी दैट कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनो। ओके, या तो वॉल्केनो वॉयलेंट टाइप का है, एकदम से फटफट के इरप्ट हो रहा है, या तो फिशर टाइप का है कि वॉल्केनो में से बस लावा फ्लो कर रहा है। ओके, जैसे हमारा डेक्कन लावा प्लेटू है, वो फिशर इरप्शन से हुआ है कि वहाँ पे वॉल्केनो बस बह रहा था, तो बहने से वो डेक्कन लावा प्लेटू बन गया। ओके, अगर आप देखेंगे कि स्ट्रोम्बोली जो इटली में है, या फिर रॉकीज में जो हेलेंस है, ओके, या तो कोटोपैक्सी जो कि साउथ अमेरिका में है, या एंडीज में है, तो ये वॉलेंट इरप्शन टाइप के हैं। चिल्ड वॉल्केनो जो हवाई में है, तो ये वॉल्केनोस एकदम से वायलेंटली फटते थे। तो यहाँ पे वायलेंट इरप्शन भी होता था और फिशर इरप्शन भी होता था, बट उन सब चीज़ों में ये गैसेस बाहर आती थी। ओके, अब क्या हुआ, हमारा जियोमैग्नेटिक फील्ड बन गया, अर्थ का डेंसिटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस हो गया, हमारा धीरे धीरे एटमॉस्फेयर बनने लगा। एटमॉस्फेयर बनने के बाद में हमने देखा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो इसमें हम देख रहे हैं इट इज ऑलमोस्ट 72% जो हमारा नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड दिस वाज अराउंड 22%। कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम पे एटमॉस्फेयर में 22% था। आज की डेट में जो हमारा
कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 0.005%। और वो इतनी ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोचो उस टाइम पे जब वो 22% था तो वो कितनी गर्मी करता होगा, कितनी गर्मी करता होगा। ओके, तो ये भी एक कारण है कि दैट टाइम हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो भी काफी ज्यादा हॉट था। इट वाज अराउंड 200-300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हमारा सरफेस का टेम्परेचर हुआ करता था। अब इसमें एक जो हमारा गैस है जो कि H₂O, ये भी इसमें साथ में बाहर निकल रहा था। ओके, H₂O बाहर निकल रहा था। अब जब H₂O बाहर निकला, H₂O क्या करता था, मतलब वाटर वेपर, वो सेम प्रोसेस के थ्रू जाता था। H₂O सेम प्रोसेस के थ्रू जाता था। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे ये वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ये लावा फ्लो हो रहा है, एंड इसमें से कुछ गैसेस बाहर निकल रहे हैं। ओके, गैसेस बाहर निकली तो इसमें जो H₂O वाला कंपोनेंट था, H₂O वाला कंपोनेंट धीरे धीरे ऊपर जाता था और क्लाउड्स फॉर्म करता था। एसिड रेन होता था इसमें, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, सब चीज़ होती थी, बट ये क्लाउड फॉर्म करने लगा। क्लाउड फॉर्म करने के बाद एक पॉइंट के बाद में ये इस पॉइंट पे आता था जहाँ पे ड्यूज डेवलप होते थे। ड्यू डेवलप कौन से पॉइंट पे होता है, ड्यू पॉइंट पे। तो ड्यू पॉइंट पे ड्यू डेवलप हुए, एंड जैसे इसका सैचुरेशन मतलब कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो हमने कल देखा कि ये 100% जैसे पहुंच जाए, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% के ऊपर चला गया तो फिर ये बारिश करने लग जाता था। अब जैसे बारिश किया तो वापस से इस पॉइंट पे पानी आया, बट यहाँ पे फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इट इज स्टिल हीटेड, तो फिर से सारा पानी वापस से उड़ के ऊपर चले आता था। और फिर एक पॉइंट में जाके फिर ये क्लाउड फॉर्म कर रहे हैं, क्लाउड्स ऊपर जा रहे हैं, फिर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% के ऊपर जा रही है। तो ये प्रोसेस जहाँ पे पानी मतलब कि वाटर वेपर रिलीज हो रहा है एंड वो गैस बन के ऊपर जाके क्लाउड फॉर्म कर रहा है। ओके, सो हियर वी आर सीइंग दैट देयर इज फर्स्ट वॉल्केनिक इरप्शन से H₂O बाहर आया, दैट इज वाटर वेपर। अब ये वाटर वेपर ऑलरेडी गैस फॉर्म में, ये ऊपर गया, इसने क्लाउड फॉर्म किया, तो यहाँ पे कौन सा हुआ प्रोसेस, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में ये ड्यू ड्रॉप्स बना, ड्यू ड्रॉप्स बन के वापस नीचे जैसे है तो हीटेड पार्ट में ये वापस से इवेपोरेशन हुआ। इवेपोरेशन होने के बाद में फिर ये वापस क्लाउड्स बनाए, फिर बारिश हुई। तो ये प्रोसेस चली फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ओके, मिलियंस ऑफ ईयर्स। फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स कब तक, जब ये पानी, जब ये जमीन आसपास की थोड़ी सी ठंडे होने लगी, ओके, वो कूल होने लगा। कूल होने के बाद में यहाँ पे फिर पानी इकट्ठा होने लगा कुछ डिप्रेस्ड एरियाज में। वो डिप्रेस्ड एरियाज में जब पानी इकट्ठा हुआ तब हमारे ओशंस फॉर्म। ओके, so this was the period of around 3.8 बिलियन ईयर्स अगो जब हमारे ओशंस फॉर्म हुए। okay? तो ओशन फॉर्मेशन के बाद में फिर ओशन के अंदर में फर्स्ट लाइफ वाज फॉर्म्ड विद द सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। साइनोबैक्टीरिया है, डायटम्स है, फिर वी हैव फोरामिनिफेरा, उन सब के जो सबसे सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है वो यहाँ पे ओशन के अंदर में फॉर्म होने लगे। ओके, बट एक चीज देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज स्टिल 22% एंड ऑक्सीजन इट इज ऑलमोस्ट जीरो। ये नहीं बोलूंगा कि एकदम ही नहीं था, बट इट वॉज ऑलमोस्ट जीरो। अब यहाँ क्या हुआ कि ओशन के अंदर में जो भी सिंगल सेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हुए तो ये एक प्रोसेस करने लगे, डेट वॉज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि एक सिस्टम है, ओके, दिस इज प्लांट सेल, ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रहा है, ओके, विद ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, लाइट प्रेजेंट है एंड ये अपना फूड डेवलप कर रहा है विच इज मेजरली कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट डेवलप किया एंड ये आउटलेट में क्या दे रहा है,
फोटोसिंथेसिस के इनलेट में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, ओके, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स डेवलप हुए और आउटपुट में क्या दे रहा है, ऑक्सीजन, ओके। सो इस तरीके से हमारे वर्ल्ड में ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हुआ, ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ। एंड आफ्टर दिस वी सी दैट कि ये वाला प्रोसेस भी चला सर्टन मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। सो हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो हमारा ओशन है, तो ओशन पहले पूरा ऑक्सीजन से फ्लड हुआ, मतलब कि ओशन में ऑक्सीजन इतना ज़्यादा होने लगा कि ओशन फिर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स थे इनको ओशन के बाहर फेंक देता था, यार तुम एक्सेस हो, तुमको यहाँ जगह नहीं है, तुम बाहर जाओ, तो उनको एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर कर देता। तो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करने के बाद में धीरे धीरे हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा, ओके, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा। एंड दिस टुक प्लेस फॉर अनदर ऑलमोस्ट अराउंड वी कैन से 2 बिलियन ईयर्स, 2 बिलियन ईयर्स तक की ये चीज चली। ऑलमोस्ट अराउंड 540 मिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ, 540 मिलियन ईयर, जब हमारा अर्थ में बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, ओके, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा धीरे धीरे, ओके, बढ़ने लगा। तो इन ऑक्सीजन को यूज करके कुछ जो हमारे एनिमल्स है जैसे कि फिशेस है, वो सब अडेप्ट करने लगे, और अडेप्ट करके वो एम्फीबियंस बनने लगे। एम्फीबियंस मतलब कि जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। तो उनका जो इवोल्यूशन हुआ कि जैसे ओशन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, कौन किसको खाएगा, आज हमारा डिनर क्या है, ठीक है, फिर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो जो स्पीसीज थे जिनको बहुत ज़्यादा डर था कि हम तो यार मतलब आज तो किसी का डिनर बनेंगे, तो वो सब बाहर आने लगे लैंड की तरफ, okay? तो दो स्पीसीज स्टार्टेड टू बिकम amphibians, and this was the stage 540 million years from now, there was evolution of life on land। पहली बार लैंड में लाइफ आई, ओके। अब लैंड में जब लाइफ आई तो सिर्फ जानवर ही नहीं है, ओके, वहां पे जो पेड़ पौधे हैं वो भी आना शुरू हुए, ओके। सो देयर वाज टू थिंग्स, वन इज फ्लोरा एंड अनदर इज फौना, ओके। फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन, प्लांट्स, फौना मीन्स एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म, ओके। तो इस तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हमारा जो लैंड है उसमें डेवलप और इवॉल्व होना धीरे धीरे शुरू हुए। अब जैसे ही लैंड में प्लांट्स, तो प्लांट्स ने बोला कि यार हमारे लिए तो ये स्वर्ग है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसको हम आराम से पूरा अब्जॉर्ब करेंगे, खूब फूड बनाएंगे, खूब फलेंगे फूलेंगे और ऑक्सीजन और रिलीज करेंगे। तो इस पॉइंट के बाद में देयर वाज अ शार्प राइज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो अगले कुछ 50-100 मिलियन के आसपास में ही इन प्लांट्स ने क्या किया, उन्होंने लगभग सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर दिया और बड़े बड़े जंगल बन गए, बड़े बड़े जंगल बन गए, सब कुछ बन गया, ओके। लाइक हम भी जो है, हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो ये हमारा एक बेसिक प्रोसेस है। बट प्लांट्स इतने ज़्यादा हो गए कि वो इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करने लगे और ऑक्सीजन रिलीज करने लगे। तो यहाँ क्या हुआ कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, दिस वॉज प्रेजेंट, लाइक जो ट्री है उनके वुड्स में प्रेजेंट है, उनके लिव्स में प्रेजेंट है, ब्रांचेस में प्रेजेंट है और उनके रूट्स में प्रेजेंट है, तो रूट्स में प्रेजेंट होने लगा। तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया और अर्थ का फिर वापस से मॉडिफिकेशन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इट वेंट टू 0.005% के आसपास,
एंड ऑक्सीजन इट वेंट टू अराउंड 21.7% के आसपास है। तो ये हमारा चेंज हुआ। सो दिस इज द एटमॉस्फेयर जो सेकेंड टाइम मॉडिफाई हुआ और हमारे करंट स्टेज का एटमॉस्फेयर बना। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट, एक बैकग्राउंड है कि जहाँ पे ऑक्सीजन हमें देखना है कि एक्चुअली कैसे आया। ओके, प्रीवियस स्टेजेस क्या थी इसमें, इस पर्टिकुलर जो जियोमैग्नेटिक फील्ड है इसका क्या रेलेवेंसी है। okay? फिर इनिशियल गैसेस क्या थी। ओके, दिस वर द इनिशियल गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर का पार्ट था। फिर इसके बाद ये इनमें मॉडिफाई होने लगी बट इसमें ऑक्सीजन नहीं था। ओके, फिर इसमें ऑक्सीजन कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, दिस वाज आफ्टर द लाइफ स्टार्टेड टू इवॉल्व ओवर द अर्थ। तो ये समझ में आया कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसे फॉर्म हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे डेवलप हुआ। एनी डाउट यहाँ पे, कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो थोड़ा सा मिस हो रहा है, नहीं समझ में आ रही, लग रहा है कि पूछना चाहिए तो आप पूछ सकते, कोई भी फिनोमेना, कुछ भी चीज। क्लियर है? लिख ले इसको थोड़ा सा, आपने डायग्राम्स बना लिए सारे। शुरुआत यहीं से करते हैं। आपने तो लिखते जाओ साथ में, मैं आपको बताते जाऊंगा कि क्या क्या बनाना है। Okay? आप ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एक हेडिंग दे दो, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। राइट डाउन। इनिशियली, initially earth was a earth was a molten ball of fire, molten ball of fire with with a primordial atmosphere, with a primordial atmosphere just after its formation, primordial atmosphere just after its formation, consisting of consisting of hydrogen and helium, consisting of hydrogen and helium, ब्रैकेट में वेरी थिन एटमॉस्फेयर, ब्रैकेट में वेरी थिन एटमॉस्फेयर। दिस इज द फर्स्ट एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, दिस इज द फर्स्ट एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट पैराग्राफ में, बट दिस एटमॉस्फेयर वॉज रिप्ड ऑफ, दिस एटमॉस्फेयर वॉज रिप्ड ऑफ। रिप्ड ऑफ मतलब कि उसके खींच लेना, जैसे वो नहीं होता कपड़े एकदम खींच के उतारते, so that is called as ripped off. Okay, this atmosphere was ripped off by the solar winds, by the solar winds of sun, by the solar winds of sun. Full stop. At this time, at this time, the density differentiation process, the density differentiation process
was undergoing density differentiation process was undergoing, and the geomagnetic field of earth was very weak, and the geomagnetic field of earth was very weak. वीक वीक मतलब कि बहुत कमजोर था. ओके, नेक्स्ट लाइन में देयर वाज लार्ज स्केल वॉल्केनिक इरप्शन. देयर वाज लार्ज स्केल वॉल्केनिक इरप्शन ड्यू टू द cooling of interior of earth. There was large scale volcanic eruption due to the cooling of the interior of earth, resulting in the outpouring of various gases, majorly consisting of ये लिख देंगे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन एंड हाइड्रोजन और वाटर वेपर. H2O को आप वाटर वेपर पे लिख सकते हैं. ये सारे आप गैसेस, नाइट्रोजन में 72% और कार्बन डाइऑक्साइड में 22% ये ऐड कर लीजिए. दिस टू गैसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर अस. आप ये वाला डायग्राम भी बना लीजिए सर. ये बात तो बस प्लेनेट कैसा फॉर्म हो. पीटी में क्वेश्चन आता है कि अर्थ का जो प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, डेंसिटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैसे हुई, मॉडिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर किस तरीके से हुई. सो ये कुछ पॉइंट्स पे क्वेश्चन आते हैं, कुछ डेटा उसके रिगार्डिंग. ये सारा लेबलिंग बहुत अच्छे से करना है. क्रस्ट यहाँ पे थिन है. ओके, यहाँ पे वॉल्केनिक फॉर्म हो रहा है. दिस आर द कन्वेक्शन करंट्स, और ये प्रोसेस जो हो रही है दिस इज डेंसिटी डिफरेंशिएशन. कन्वेक्शन करंट इन क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट दैट वाज ओशनिक क्रस्ट. ओशनिक क्रस्ट कैसा होता है, बसाल्टिक होता है ज़्यादातर, बसाल्टिक रहेगा. जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनाइट का रहेगा, कबारो का रहेगा ज़्यादातर. तो जो इग्नेशियस रॉक तो दोनों टाइप के रहेंगे, बट ओशनिक क्रस्ट ज़्यादा हैवी और डेंस रहेगा कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. डेंसिटी डिफरेंस.
ओके, हो गया। को एंड में बनाएंगे। सेवेंटी 72%। धीरे धीरे वो बढ़ गया। ये हुआ कि हमारे अंदर में जब प्लांट्स है और एनिमल्स है, हमारे अंदर में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो बनता है इट इज डेवलप्ड आउट ऑफ द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का और अगर ब्रेक करेंगे तो वो बनता है नाइट्रिक पार्ट से। तो वो एक पार्ट है जो अमोनिया या नाइट्रोजन है। तो दैट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ओके, कार्बन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे जो जिम करते हैं, जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनको कहा जाता है कि प्रोटीन ज़्यादा खाओ। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कि नाइट्रोजन हमारा बेस बनाता है प्रोटीन का और कार्बन हमारा बेस बनाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाओ तो थोड़ा फैटी हो जाते हैं चांसेस है। नाइट्रोजन वाला या प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे तो मसल बिल्ड होती है। दिस इज बेसिक थिंग बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन। ऑक्सीजन वाली चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो उससे हमारे बॉडी में ये होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आपने पढ़ा होगा। तो वो क्या करता है कि कोई भी चीज़ से वो ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है, तो हमारा पेट खराब हो जाएगा, ब्लोटिंग होगा, तो वो सब चीज़ ज़्यादा होती है। तो सबका मतलब अपना अपना एक कॉज है, कॉन्सिक्वेंसेस है, और वो रिएक्शन किस टाइप का कर, उस हिसाब से हमारा खान पान भी वैसा बन गया। ठीक, ये हो गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में almost around 4.2 billion years ago from now, almost around 4.2 billion years ago from now, the density differentiation process, the density differentiation process was completed. The density differentiation process was almost completed, resulting in the completed was almost completed, resulting in the formation of layered structure of earth, resulting in formation of layered structure of earth consisting of inner solid core, consisting of inner solid core, outer liquid core, comma outer liquid core, comma mantle layer, and the outer crust layer, and the outer crust layer. Here, next line में, here outer crust layer, full stop. Next line में, here the inner core, sorry, here the outer liquid core of earth, here the outer liquid core of earth was consisting of electrons or ions, which started to move, electrons or ions, IONS, ions
which started moving due to the Coriolis force of Earth, which started moving because of the Coriolis force of Earth and the Coriolis force of Earth and the generation of electromotive force and the generation of electromotive force which resulted in the development of development and strengthening which resulted in the development and strengthening of the geomagnetic fields of the geomagnetic fields. ये डायग्राम बना this one. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हो गया. Done.
यहाँ पे इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे तो ये जो अर्थ है, okay? तो अर्थ का ये आउटर क्रस्ट लेयर है, ये मेंटल लेयर है, ये जो रेड वाला है, जो ऑरेंज वाला है दिस इज द आउटर कोर, और ये जो वाइट वाला है दिस इज द इनर कोर। सो दिस वी कैन सी दैट कि हाउ वी हैव द लेयरिंग स्ट्रक्चर। और जैसे ही अर्थ फॉर्म हुआ था तो वो एक होमोजीनियस मिक्स, कि उसमें जो मटेरियल्स क्रस्ट के हैं, मेंटल के हैं, आउटर कोर के, इनर कोर के, सारे मिक्स थे। फिर वो धीरे धीरे अलग अलग होते गए और ये स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म हुआ। ओके, आगे का लिखे। इसके बाद लिखो with the with the strengthening of geomagnetic field, with the strengthening of geomagnetic field, the solar winds, with the strengthening of geomagnetic field, the solar winds were deflected, the solar winds were deflected away from the Earth's atmosphere. The solar winds were deflected away from the Earth's atmosphere, which resulted in the stability, which resulted in the stability of Earth's atmosphere. Which resulted in the stability of Earth's atmosphere, and hence a modified atmosphere was formed, and hence a modified atmosphere was formed, okay, consisting of carbon dioxide and nitrogen as major component, but without oxygen. Consisting of nitrogen and carbon dioxide as major component, but without oxygen. Okay. Next line में, the volcanic eruption, resulted in the outpouring of various gases, जो हमने लिख चुके हैं, outpouring of various gases, ओके, ये गैसेस जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो जरूरत नहीं है दोबारा लिखने की। वेरियस गैसेस out of which water vapor was a important component, out of which water vapor was an important component. Full stop. The water vapor condensed to form clouds, condensed, CONDENSED, condensed to form clouds, and after reaching the saturation, okay,
एंड आफ्टर रीचिंग द सैचुरेशन, ब्रैकेट में आप लिख लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, relative humidity greater than 100%, resulting in precipitation or rainfall, resulting in precipitation or rainfall, precipitation or rainfall, full stop. Okay, the water droplets, the water droplets reaching the ground or surface, reaching the ground or surface, evaporated again, evaporated again as it was very hot, or as the surface was very hot. Again forming the clouds, again forming the clouds, full stop. Again forming the clouds, full stop. This process went on, this process went on for millions of years. This process went on for millions of years, resulting in the cooling of Earth's surface, resulting in the cooling of Earth's surface and resulting in the cooling of Earth's surface and the accumulation of water in the depressed regions, and the accumulation of water in the depressed regions. Finally forming oceans. Finally forming oceans, ब्रैकेट में लिख दो 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, ब्रैकेट में 3.8 बिलियन ईयर्स अगो. ये वाला डायग्राम आप बना, दिस वन.
तो डायग्राम्स है ना जो आप कॉपी में बनाओगे, कोशिश करना कि उसे मल्टी कलर तरीके से बनाओ फॉर बेटर अंडरस्टैंड। एग्जाम में जब आप इसे बनाओगे तो एक सिंगल कलर पेन से ही बनाएंगे, बट जैसे आप उसे रिवाइज करेंगे तो डिफरेंट चीज़ें आप उसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं नोट्स। आप बैग रख सकते हैं, कोई लेके नहीं जाए। बैक्टीरिया का नाम है, ये भी मैं लिखा हूँ, ये ओशन बनाए, ओशन में फिर लाइफ बताएंगे, फिर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मैं बताऊंगा कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ दिखाता हूँ। ओके हो गया, कंप्लीटेड। नाउ आगे लिखो, with the formation of oceans, with the formation of oceans, comma, the life started evolving, the life started evolving with the complex, with the complex organic reactions, with the complex organic reactions, comma, forming the first, comma, forming the first single cellular organisms, forming the first single cellular organisms like first single cellular organisms like diatoms, DIA, TOMS, diatoms, 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 comma, Cyanobacteria, Cyanobacteria, comma,
foraminifera, foraminifera, etc. which underwent which underwent the population expansion, which underwent the population expansion through the photosynthesis process, through the photosynthesis process, that is absorbing carbon dioxide, that is absorbing carbon dioxide, preparing food, ब्रैकेट में carbohydrates, preparing food, that is carbohydrates, and giving out oxygen, and giving out oxygen. Full stop. This process of oxygen development, this process of oxygen development took place for millions of years, until the oceans were saturated, with oxygen, and started to transfer it into atmosphere, मतलब oxygen into atmosphere. Next line में, in the next line, with this process, the oxygen started to flood. Out in the atmosphere. With this process, the oxygen started to flood out in atmosphere. Full stop. Due to which the life on land started to evolve. Okay, with flora and fauna. The life on land started to evolve with flora and fauna. Full stop. With the abundance of carbon dioxide in atmosphere, with the abundance of carbon dioxide in the atmosphere, the plant and trees
the plant and trees rapidly covered the plant and trees rapidly covered the surface of earth. The plant and trees rapidly covered the surface of earth with with large intake of carbon dioxide with large intake of carbon dioxide and giving out oxygen. Large intake of carbon dioxide and giving out oxygen. Full stop. Next line में this process further modified the atmosphere of earth. This process further modified the atmosphere of earth with oxygen level reaching 21.8%, with oxygen level reaching 21.8%, 21.8%, and carbon dioxide reducing to just 0.005%, and the carbon dioxide reducing to 0.005%. which is the current atmospheric composition. Which is the current atmospheric composition. अब ये बना इस 30 to 35 kilometers. Okay, here we have 99% of gases, and बाकी का up to 10,000 kilometers तक के there is presence of 1% of gases. नहीं सारे मिक्स है. जैसे इस रूम में जो गैस का कॉम्पोजिशन है, इट इज मिक्सचर ऑफ गैस. वाटर वेपर थोड़ा ज़्यादा है कंपैरेटिवली, लेकिन मिक्सचर ऑफ सारी गैसेस है. जैसे हम इनहेल करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, तो उसमें 100% मिक्सचर एंटर होता है गैसेस का, और जो एक्सचेंज होता है एल्वियोली से, उसमें जस्ट 21% जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो हमारे एल्वियोली से अंदर एंटर करेगा, और रेस्ट जो है इट इज 78, और बाकी का जो कॉम्पोजिशन है वो वैसे ही बाहर निकल जाता है. अपना जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ का जो सरफेस है उससे 10,000 किलोमीटर्स बाहर तक के फैला हुआ है. तो एटमॉस्फेयर की रीच हमारी 10,000 किलोमीटर्स तक के है. दिस इज द लार्ज एक्सपेंस अर्थ एटमॉस्फेयर.
लिखाएंगे इस पॉइंट को भी विदाउट this one, red one. And after red one, that is up to 10,000 kilometers. So this is 1% of gas. 99% of gas is up to 32 to 35 kilometer. 34, 35 तक consider करते हैं. After that we go as far as 10,000 kilometer. तो वहाँ तक हमारा एटमॉस्फेयर फैला है. बट जो गैसेस है इट इज़ वेरी मच लाइट, मतलब बहुत फेंट है. डेंसिटी इज वेरी रिड्यूस. ओके, द वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम फील करते हैं, so this is because of all these gases which is present above us. वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा नॉर्मल रेंज ऑफ प्रेशर है, so this is formed because of जो ये कॉलम ऑफ एयर है जो हमारे ऊपर है 10,000 किलोमीटर्स तक फैला है, तो वो पूरा जो प्रेशर है हमारे ऊपर फॉर्म होता है. क्या आप लोग स्विमिंग करते होगे? स्विमिंग कौन कौन स्विमिंग करता है? मतलब अच्छे से डीप डाइव करके जाना. हाँ, इससे ऊपर ऊपर में. क्या आप डाइव कौन कौन करता है नीचे? आप डाइव करते हो, तो जैसे आप डाइव नीचे करते होगे तो आपको एकदम से कान में प्रेशर फील होता होगा. ये कान में प्रेशर एयर ड्रम्स में ये होता है. जैसे फर्स्ट डाइव जो करते हैं तो उनका तो मतलब हाल बुरा हो जाता है थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए. रिकवर होता है कि हाँ ठीक है, फिर हम 15-20 डाइव करते हैं तो हम हैबिचुअल हो जाते हैं, बिकॉज हमारा ये जॉ और ये ईयर थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है उससे. तो जैसे ही हम पानी के अंदर अंदर जाते जाएंगे ना, तो वहाँ क्या होगा कि पानी के ऊपर का जो वाटर कॉलम है और वहाँ से जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो वो पूरा वेट जो होता है वो एक प्रेशर डेवलप करता है. तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 4, 5, 6, तो हम एक एक मीटर के डेप्थ जैसे नीचे जाते जाएंगे, एक एक या 2-2 मीटर, तो हमारा धीरे धीरे वहाँ पे एक्सपोनेंशियली प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. तो इसलिए एक पॉइंट के बाद, जैसे हम कहते हैं ना कि जो स्कूबा डाइविंग करते हैं, स्कूबा डाइविंग मतलब कि वो गियर्स वगैरह पहन के डीप ओशन तक जाना, कोरल रीफ वगैरह देखते हैं, मतलब 70-80 मीटर तक के नीचे जाते हैं. तो वहाँ कहते हैं कि आपको कंटिन्यूसली सांस लेते रहना और छोड़ना है. ओके, होता क्या है? होता क्या है? हम ये हमारा सरफेस लेवल है. मान लो इस पॉइंट पे हम यहाँ पे प्रेजेंट है एंड हम यहाँ पे ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, जो कि हमारे बैक में एक सिलेंडर लगा है. तो जो ऑक्सीजन भी जो इनहेल हो रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अंडर दिस प्रेशर. ओके, तो वो भी प्रेशर से कंप्रेस हो जाता है. और जैसे जैसे हम ऊपर आते जाएंगे, मान लो कि कंप्रेस होके ऑक्सीजन इतना है, तो हम ऊपर आ रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन जब से जैसे प्रेशर रिड्यूस होगा वो बढ़ता जाएगा. ओके, एंड अगर मैंने इस पॉइंट पे पूरी जो सांस है मैंने रोक ली और मैं जैसे ही ऊपर आया, तो जैसे मैं सांस छोड़ने की कोशिश करूँगा वैसे मेरे लंग्स एक्सप्लोड हो जाते हैं, बिकॉज उसके अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है. तो दिस एक्चुअली हैपन्स. इसलिए स्कूबा डाइविंग में बताते हैं कि आप 5 या 10 मीटर भी अगर नीचे जा रहे हो तो आपको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन इनहेल करना है और ब्रीद आउट करना है. आपको उसको ज़्यादा देर तक के रोक के नहीं रखना है. तो ये प्रोसेस वो पहले ऑक्सीजन इनटेक और एक्सहेल ये आपको सिखाई जाती है, ताकि गलती से भी आप 2 या 3 सेकंड के लिए भी आप ऑक्सीजन या जो गैसेस है अपने लंग्स में मतलब स्टोर करके नहीं रखो. तो दिस हैपेंस.
एंड द सेम थिंग्स हैपेंड एट द आउटर वाला एटमॉस्फेयर कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वो और एक्सपैंड होते जाती है बिकॉज प्रेशर और रिड्यूस होता जाता है। तो दिस इज वन थिंग विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेशर। कोई डाउट यहाँ पे अभी तक के? क्लियर समझ में आया कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पहले कैसा था? ओके, फिर डीगैसिंग फिनोमेना, वॉल्केनिक इरप्शन फिनोमेना, फिर डेंसिटी डिफरेंशिएशन, इन चीज़ों ने हमारे एटमॉस्फेयर को कैसे डेवलप किया। ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन कब आया? जब ओशंस फॉर्म हुए और उसमें लाइफ फॉर्म हुई, ऑक्सीजन आया, फिर लाइफ ऑन लैंड आया, लाइफ ऑन लैंड से फिर देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑन लैंड ऑल्सो। और वो एकदम से फ्लड कर गया, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा ऑब्जॉर्ब कर लिया और ऑक्सीजन फ्लड कर दिया। ओके, और हम अभी करंट जो एटमॉस्फेयर जो फील करते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कंप्लीट प्रोसेस। सो ये एक पार्ट है। अब एटमॉस्फेयर का हमें नेक्स्ट फेज में देखना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है एंड ये कैसे डेवलप हुआ है। मतलब डेवलपमेंट तो देख लिया अब हमने, क्या है उसके फिनोमेनस क्या क्या। तो एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग 15 मिनट्स का। ब्रेक चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, ओके ब्रेक ले लो, देन विल स्टार्ट अगेन। ओके, कोई डाउट नहीं आ रहा है ना इसमें? एसी कम मत करना है, हाँ उसको कर। एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हो आप लोग घर जाके? कितने कितने क्लास, हर क्लास का रिवाइज कर? साथ में थोड़ा थोड़ा नहीं होता तो फिर थोड़ा थोड़ा क्लासेस मेरे पास टाइम है। हाँ काम पे यूज कभी अच्छा रहेगा अपन जब और लगता है सब बहुत अच्छे से शुरू रहेगा तो करंट तो है उत्तराखंड में क्लाउड बस 80 मिले बाकी जिनमें इम्पैक्ट क्या
particular plant holes where soil erosion the top to interlink करता हूँ interlink में तो reports आते हैं report के